तो नीतीश कुमार आज भी जिस गठबंधन का हिस्सा है वो एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार की ताकत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, और नीतीश कुमार के पास जिन महिलाओं का वोट है, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी यदि राहुल गांधी की तरह उन महिलाओं के पास पहुंच जाए और उन महिलाओं को ये कॉन्फिडेंस दें कि मैं आपके साथ खड़ी हूं। सवर्णों में भी 4 जातियां हैं, 4 जातियों में ब्राह्मण जो हैं वो कांग्रेस के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रखे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में फिर से कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि नीतीश दिल्ली पहुंच गए हैं। नीतीश जब भी दिल्ली पहुंचते हैं तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से होगी, और बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं या कुछ बड़ा मांग रखने गए हैं दिल्ली। ये तो एक विषय है, लेकिन उसके बाद विपक्ष की भूमिका को भी लेकर लगातार बिहार में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या विपक्ष कमजोर हो गई है या विपक्ष अपने आप को कमजोर बना ली है? क्योंकि आपने देखा है किस प्रकार से महागठबंधन के जितने घटक दल है एक एक करके जो है वो दूर दिखते नजर आ रहे हैं। किसी को प्यार किसी और से है और दिल किसी और के लिए धड़क रहा है, और कई बड़े नेताओं से मुलाकात होती है। उसके बाद अब बिहार की राजनीति में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। सभी प्रश्नों का जवाब बाबा से लेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, सबसे पहला सवाल, जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए तब से मीडिया की सुर्खियों में नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हिजाब विवाद समाप्त हुआ एक तरफ, और दूसरा तरफ नीतीश कुमार की दिल्ली जो दौर है वो शुरू हो गई। क्या कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा अभी? देखिए, जब जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं तब तब कोई ना कोई चर्चा जरूर होती है, और इस चर्चा के पीछे का कारण भी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो कुछ ना कुछ वहां से या तो लेकर के आए हैं या कुछ दे करके आए हैं। लेकर के आने में चर्चाएं लेकर के आते हैं, और दे करके आने में दिल्ली को एक टेंशन दे करके आते हैं। शीर्ष नेतृत्व को टेंशन देके आते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, मनमोहन सिंह के असामयिक निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने गए थे, तो एक परसेप्शन गढ़ा गया था कि नीतीश कुमार आखिर दिल्ली गए क्यों हैं। बिल्कुल, नीतीश दिल्ली गए हैं तो उसके मायने क्या होंगे, नीतीश दिल्ली में क्या करेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद वो देखने को भी मिला था कि नीतीश जब वहां से लौट करके आए तो कहा था कि कोई सामान्य सी बात थी, वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए उनके परिवार से परिजनों से मिलकर के मैंने अपनी बात संवेदना थी वो प्रकट किया और पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दिया। लेकिन बात यही नहीं थी, इसके पॉलिटिकल मायने कुछ ही दिन के बाद आपको पता चल गया। 2022 में सरकार बदल गई जी। अब इसके बाद की कहानी आप एक बार फिर से समझिए। जब जब नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो चर्चाएं होती हैं। या तो वो शीर्ष नेतृत्व जो उनके एनडीए गठबंधन का उससे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो उस पर खबरें बनती है कि क्या नाराजगी है, और जब मिलते हैं तो उस पर खबरें बनती है कि आखिर क्या कुछ करके आए हैं, क्या बता करके आए हैं, क्या ले करके आए हैं, और क्या डिमांड रख दिया उन्होंने जी। देखिए, दिल्ली इस वक्त जो है काफी चर्चा में है, और बिहार चुनाव के बाद से दिल्ली काफी जो है चर्चित जो एजेंडा स्पॉट हो गई है, चर्चित एजेंडा जो है उसमें लागू हो गई है। क्योंकि नीतीश कुमार तो कम, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की चर्चा ज्यादा हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ कई गुप्त बैठकें हुई हैं, मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, और उन्होंने एनडीए गठबंधन को भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 2024 के चुनाव से पहले तय हुई थी, उसको लेकर के फिर से रिमाइंडर भेजा है जी कि यदि भाई आप हमसे वादा किए, वो वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कब तक कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो उसका टाइम फ्रेम आप निर्धारित कीजिए। तो एक तो यहाँ झमेला चल ही रहा है, लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा झमेला जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव में अपना सब कुछ दांव पे लगा करके, जब राहुल गांधी 15 दिन किसी राज्य में आकर के और चुनाव से पहले यात्रा करते हो, तो निश्चित रूप से उसके मायने बहुत कुछ होते हैं। यानी बिहार में वो अपना उंगली डाल करके चेक कर रहे थे कि बिहार का तापमान और तासीर क्या है जी। वोट का जहां तक सवाल है, वोट कांग्रेस को पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सीटें कम आई हैं। निश्चित रूप से इस पर मंथन होना भी चाहिए, और कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर के आंदोलन ज्यादा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है, बिहार कैडर जो है, वो इस बात को लेकर के आपस में लड़ाई लड़ रहा है कि
हमें राजद के साथ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। और ये चर्चा तब शुरू हुई है जब मैंने नीतीश कुमार के प्लान सी पर एक एपिसोड किया है। जी। मैंने उस एपिसोड में बताया था कि प्लान ए ऑलरेडी नीतीश कुमार जिस पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं। प्लान बी महागठबंधन के साथ जाने का, और प्लान सी गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनाने का। और वो कौन सा फॉर्मूला था? बिल्कुल, मैंने इन 3 बातों की चर्चा की थी और इस चर्चा के बाद 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आ गई। आपको याद होगा कि पूरे चुनाव में राहुल गांधी को स्टार बनाने की कोशिश की गई थी और बहुत हद तक तेजस्वी यादव के स्टार जो था, उनका स्टार वाला जो उनका छवि था, उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया था राहुल गांधी ने। क्योंकि राहुल गांधी लीड कर रहे थे। बिल्कुल, राहुल गांधी के पीछे खड़ा होकर के तेजस्वी यादव ने वो 15-17 दिन का समय बिताया था। इसलिए तो तेजस्वी यादव ने दोबारा यात्रा निकाला था, बिल्कुल। बिहार बदलाव यात्रा। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और जो ट्रम्प कार्ड था उसे दिखाना बाकी रह गया था कांग्रेस को, जो और वो अब- ट्रम्प कार्ड थी प्रियंका गांधी। इसलिए आपने लिखा भी है मोदी बनाम प्रियंका। बिल्कुल, ये लड़ाई अब राहुल बनाम मोदी नहीं हो सकती है, ये लड़ाई अब प्रियंका बनाम मोदी करने की बिहार तैयारी- में, बिहार में नहीं, देश की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। देश की लड़ाई। बिहार में राहुल गांधी को आजमा के देख लिया गया। एक तरफ लड़ाई में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनको 2024 में नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना सारा शक्ति लगा दिया था। जी। तो ये 2025 के चुनाव में दिखा और 2024 के चुनाव में भी नीतीश कुमार का जलवा दिखा। तो इसका सीधा मतलब था कि ये लड़ाई जो है अब बिहार की नहीं रह गई थी। इस लड़ाई में जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों आमने सामने आ गए तो ये लड़ाई जो है वो केंद्र की लड़ाई की तरह, केंद्रीय लड़ाई की तरह, आम चुनाव की तरह दिखने लगा था। और मैंने उस चुनाव के दौरान भी बताया था कि कांग्रेस के लिए बिहार का चुनाव जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा बिहार में अपनी शक्ति 2029 के चुनाव में कैसे दिखाई जाएगी वो महत्वपूर्ण था। जी। उसके लिए कहीं ना कहीं आप देखे होइएगा कि कभी भी कुछ आप जांचने परखने निकलते हैं, किसी चीज पर शोध करते हैं, तो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर चर्चा करते हैं आप। कांग्रेस का वही दौर था जिसमें वो थोड़ा सा राजद के साथ रह करके, थोड़ा राजद के साथ नहीं रह करके आजमाना चाहती थी खुद को। और यहीं पर प्रियंका गांधी को सिर्फ एक दिन के लिए भेज करके उनका प्रभाव क्या होगा ये देखना चाहती। मात्र एक दिन में ही दीपक ये बात समझ में आ गई थी कि प्रियंका गांधी का क्रेज क्या है। प्रियंका गांधी ऑफिस में आई और ऑफिस में जिस तरह का आपने अफरा तफरी देखा, वो साफ बता रहा था कि प्रियंका गांधी का एक अलग ऑरा है और उनके लुक को देख करके इंदिरा गांधी की सासा याद आ जाती है। बिल्कुल, आयरन लेडी कही जाती है इंदिरा गांधी। अब ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है कि आने वाला 2029 का चुनाव करो या मरो का चुनाव होगा, दोनों के लिए, जी। एनडीए गठबंधन के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए, या इसको ऐसे आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए भी, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करियर के लिए भी शायद ये चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव हो, क्योंकि उसके बाद उनके पास ही बहुत लंबा समय बच नहीं जाता है। 5 साल का समय अगर आप हार जाते हैं तो आपके लिए बड़ा कठिन होता है 5 साल बिताना। अभी स्थिति यह है कि उनका राहुल गांधी का अपना एक क्रेज लोगों के बीच में है और प्रियंका गांधी अगर उसमें साथ जुड़ जाती हैं तो उसका एक अलग हिसाब किताब होगा। उसके अलावा 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने तो कह दी कि प्रियंका गांधी अगर जुड़ जाती हैं तो प्रियंका गांधी एक इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन बाबा प्रियंका गांधी महिला हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम अगर बिहार में आता है तो सीधा महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी बिहार आई और यहाँ से गई तो प्रियंका गांधी ने देखा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन आने वाले समय में अगर प्रियंका संभालती हैं बिहार का मोर्चा या पूरे भारत में कांग्रेस का मोर्चा, तो कैसे बदलेंगी प्रभाव बीजेपी का? देखिए, एक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही है वो ये कहा है कि प्रियंका गांधी का अपना एक आधार है, अपना एक उनका फैन फॉलोइंग है, और जब वो आती हैं तो हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी के बोलने और राहुल गांधी के बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी। आजकल प्रियंका गांधी सदन में पूरी तरह से छाई हुई हैं। जी। शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें आपने देखा भी होगा कि जब जब प्रियंका गांधी बोलने उठी हैं तो विपक्ष पूरी तरह से मजबूत दिखा है और सत्ता पक्ष के पास जबान नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत इंदिरा गांधी को भी अगर सत्ता से बेदखल करना था तो उसके लिए बिहार ही सबसे मुफीद जगह माना गया था, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है और यहाँ के लोगों में राजनीतिक समझ ज्यादा है।
इस देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर देखा जाए बिहार में तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि बिहार को चुनने के पीछे का कारण भी यही था। और ये पूरे जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी प्रयोगशाला बना करके इस चुनाव को लड़ा है। तो क्या इंदिरा गांधी की विरासत वोट दिला पाएगी? देखिए, अब विरासत की बात आपने कर दी तो आप सिंपल सा समझिए कि इंदिरा गांधी के वोट में कौन कौन लोग हुआ करते थे। जी। तो सबसे पहले दलित समाज। आपको पता होगा कि जगजीवन राम को जगजीवन बाबूजी कहा जाता था। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री तक बनाया गया था और वो बिहार से ही आते थे। जी। मुस्लिम नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री तक बनाने का रिस्क अगर किसी ने लिया था मुस्लिमों को बिहार में, तो वो कांग्रेस ने ही किया था। जी। तो मुस्लिम और दलित ये दो वर्ग ऐसे हैं जिसमें दलितों की संख्या 19% से 20% के आसपास है, दलित और एससी और एसटी की। वहीं मुस्लिम समाज का भी 18% है। तो 18 और 20 38% ये हो जाता है। और इस वोट बैंक को यदि फिर से साधने में, अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने में अगर कांग्रेस सफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसको जरूरत MY समीकरण की नहीं पड़ेगी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को बिहार मौका देगी? निश्चित रूप से बिहार क्या पूरे देश में ये रखा जा सकता है, क्योंकि आप एक बात समझिए, दलितों को भी जो अवसर चाहिए वो अवसर अगर कहीं मिल रहा है तो उसमें चिराग पासवान की तरफ पूरे दलित इस देश के देख रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप देख लीजिए तो दलितों को जो सम्मान बिहार में मिल रहा है वो और कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि दलितों के नेता के रूप में चिराग पासवान ने जिस तरह से अपना ऑरा बनाया है वो देश के कई राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इसका फायदा निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर दलितों को यह पता चल जाए कि नहीं, हमारा एक और आधार है और एक बेस है, जो हमारी पुरानी पार्टी है कांग्रेस वो हमें सम्मान दे रही है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, राजेश राम को सामने लाने के पीछे का कारण क्या था? यही था, दलितों को सामने लाना। हार गए हैं, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस को वहां अपना ब्रॉड और करना पड़ेगा। सिर्फ किसी दलितों में किसी खास जाति को नहीं, बल्कि सभी जातियों को, दलित वर्ग में जितनी भी जातियां आती हैं सभी को साथ लेके चलना होगा। तो इसके लिए प्रियंका गांधी को सामने रखा जा सकता है और इंदिरा गांधी का जो कोर वोटर था, ये दलित और मुस्लिम, इसको जोड़ा जा सकता है। तो डीएम अगर जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए कि डीएम का मतलब होता है दलित और मुस्लिम। लेकिन एक और इसमें है, सवर्णों में भी 4 जातियां हैं, 4 जातियों में ब्राह्मण जो हैं वो कांग्रेस के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रखे हैं जी। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस को जरूरत महसूस हुई उस 38% के अलावे, तो ब्राह्मण भी अपने 4% वोट के साथ जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से ये वोट 40% के आसपास हो जाएगा और कांग्रेस को ये वोट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी दिला सकती हैं। सिर्फ ये एक सेक्टर मैंने बताया, जबकि बिहार के लगभग 7.5 करोड़ जो वोटर हैं, उन वोटरों को अगर हम 2 पार्ट में बांट करके देखें तो 2 सेक्टर में 18 से लेकर के 19 वर्ष के और 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष 29 वर्ष के बीच में अगर देखें, ये 2 सेक्टर को बांट के रखें तो दोनों सेक्टर में प्रियंका गांधी यदि बिहार को फोकस करती हैं तो यहां से देश के अलग अलग राज्यों में संदेश जाएगा और वो युवा वर्ग को फोकस कर सकती हैं। तो इसमें DMY एक और सेक्टर जुड़ सकता है, जो ब्राह्मणों को मैंने जोड़ ही दिया। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये 50% के आसपास वोट बैंक हो जाता है और इस 50% वोट बैंक को लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन जी, अब यहां से आपका सवाल होगा कि इसमें नीतीश कुमार को कैसे जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, नीतीश, आपने शुरू में ही कहा था कि नीतीश कुमार का महिला वोटर कैसे टूटेगा, तो प्रियंका गांधी आती किस वर्ग से है? महिला वर्ग से आती है। और नीतीश कुमार के पास जिन महिलाओं का वोट है, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी यदि राहुल गांधी की तरह उन महिलाओं के पास पहुंच जाए और उन महिलाओं को यह कॉन्फिडेंस दे कि मैं आपके साथ खड़ी हूं। जैसे इंदिरा गांधी, आपने देखा होगा कि जब भी देश में कहीं कुछ होता था तो इंदिरा गांधी सबसे पहले जाकर के महिलाओं के आंख से आंसू पोंछती थी। बिल्कुल। और ये जो है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी में उनकी एक तो उनकी छवि होना और दूसरा उनके स्टाइल की पॉलिटिक्स, ये बहुत जरूरी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश के महिला वोट बैंक में सिंधमारी कर सकती है प्रियंका गांधी आने वाले समय में? निश्चित रूप से, क्योंकि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी की तलाश है और अभी तक नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी तलाश नहीं किया है। लेकिन तेजस्वी को कमजोर भी तो करेंगी प्रियंका गांधी फिर। यहाँ तो तेजस्वी यादव का कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि 2 सेक्टर में काम हो रही है। एक सेक्टर है
नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाना, और दूसरा सेक्टर है जो ये कह रहा है कि बिना तेजस्वी के हम क्या कर सकते हैं, बिना राजद के हम बिहार में क्या कर सकते हैं। उस दिशा में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना एक नया जनाधार खोजना शुरू कर दिया है, और उस जनाधार में अगर 4 सीटें वो लेकर के आती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि उसकी मानी जा सकती है। क्योंकि एक बात तो तय मान के चलिए कि यादवों ने कांग्रेस को जो वोट करना चाहिए था वो वोट नहीं किया है, जिसका नतीजा साफ साफ नजर आ रहा है। खैर, ये तो एक विश्लेषण का विषय हो सकता है, इस पर कांग्रेस ज्यादा सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कांग्रेस में इसी बात को लेकर के मारामारी चल रही है कि हम अपने जनाधार को वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं। राजद को छोड़ना होगा, राजद को छोड़ करके अगर चलते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि मैं तो पहले ही बता रहा था कि ऐसा ना हो कि बिहार में भी इस तरह की बात हो। अंत में राजद की बात मान करके जिस तरह से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ा, उसका एक बड़ा घाटा जो है देखने को मिला महागठबंधन को, और ये नहीं चाहते थे। अब जो आजादी के बाद से एक नया जो परिस्थिति मुहिम आया है, उसमें जो हमारे पास डाटा है, उस डाटा में अगर देखा जाए तो 1946 से 1990 तक श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के ही बिहार में सत्ता पर रहे, और इनके समय का कांग्रेस का स्वर्णिम काल बताया जाता है। ये इनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही, और इस बीच में सोशलिस्ट पार्टी और जन क्रांति दल की सरकारें भी बीच बीच में आती रहीं, और इनको भी समाजवादी का ही एक बड़ा आधार कहा जाता था। लेकिन 77 से लेकर के 80 तक एक ऐसा समय आया था, 1977 से 80 तक, जिसमें कर्पूरी ठाकुर का उदय हुआ, और यहाँ समाजवादियों का एक बड़ा जो है वो जनाधार निकल करके आया। और यहाँ से 1977, 1979 से लेकर के 1980 तक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार का नेतृत्व किया और मुख्यमंत्री के रूप में वो रहे। इसके बाद आरजेडी 1990 से 2005 राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ये रहे। इसके बाद से नीतीश कुमार, यानी आजादी के बाद से अब देख लीजिए तो 1946 से लेकर के 1990 तक एक बड़ा कार्यकाल जो रहा वो कांग्रेस का रहा। इसके बाद का कार्यकाल जो है अब 35 साल 36वें साल में प्रवेश कर गए हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता का नियम है और परिवर्तन जो है वो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है जी। अब नीतीश कुमार जो है इस बीच में आते रहे। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी। ये सरकार 2013 तक चली। 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से बाय बाय किया और फिर वो वहां से चले गए महागठबंधन की तरफ। हालांकि उन्होंने तब महागठबंधन नहीं बना, महागठबंधन 2015 से में बना था। वहां से 2015 से लेकर के 2017 तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चलाए और फिर 17 से लेकर के 22 तक वो एनडीए के साथ रहे। इन सभी परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार आज भी जिस गठबंधन का हिस्सा है वो एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार की ताकत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ जो राष्ट्रीय दल और भी बचे हैं, चाहे वो वाम दल हो या और भी कोई दल हो जो राष्ट्रीय जिसको मान्यता प्राप्त है, उन दलों में और क्षेत्रीय दलों में इस बात को लेकर के काफी उधेड़ बुन चल रही है, उथल पुथल मचा हुआ है कि जितना अधिक भाजपा का प्रभाव बढ़ेगा उतना ज्यादा इन क्षेत्रीय दलों का और राष्ट्रीय दलों का प्रभाव घटेगा जी। कांग्रेस भी कभी एकदम पूरी तरह से औरा बना करके चलती थी और सबसे बेहतर जो परिणाम था वो राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव लड़े थे तो आया था। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से सत्ता कहीं ना कहीं अराजक जो कहा जाता है, अराजक कहा जाता है कि हो गई थी इंदिरा गांधी, जिनको सत्ता से बेदखल करने के लिए एक मुहिम चली, एक आंदोलन चला। एक बार फिर से गैर भाजपाई दलों में एक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भय पैदा हुआ है कि धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज ज्यादा आक्रांत है, उनको लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और उनके हक हुकूक की बात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ दलित समाज को भी अपना एक आधार बेस चाहिए, उनको भी अपना एक बड़ा आधार चाहिए, उसको लेकर के भी तलाश कर रहा है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को यदि सामने लाया जाता है तो नीतीश कुमार का भी मन बदल सकता है और नीतीश कुमार का मन यदि बदल गया तो प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार मिल करके कहीं ना कहीं एक नया अध्याय लिख सकते हैं। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा की बात आपने की,
नीतीश कुमार की इस दिल्ली यात्रा को आप कई तरह से देख सकते हैं। इसके पहले आप एक बात बहुत मजबूती के साथ समझिएगा कि नितिन गडकरी से मिलने के लिए जब प्रियंका गांधी जाती हैं तो उनका हाव भाव, उनके बात और उनके व्यवहार का शैली, आपने देखा भी होगा कि वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, बिल्कुल जिसमें उन्होंने उनको ऑफर भी किया था, अपॉइंटमेंट नाश्ता भी कराया। इसके बाद प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, वो भी मुलाकात की काफी चर्चा चल रही है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए तो जो प्रियंका गांधी को जिस तरह से खोजा जा रहा था, अब वो धीरे धीरे करके उस राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और अगर प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हैं और कांग्रेस पॉजिटिव सोच के साथ चर्चा करती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नायडू, क्योंकि नीतीश के दिल्ली प्रवास के दौरान अगर उनकी मुलाकात गुप्त रूप से हो या दिखावे के रूप में, जिस रूप में भी हो, अगर राजनीतिक दल के नेताओं से होती है तो इसके बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। देखना ये होगा कि नीतीश की दिल्ली यात्रा आखिर किस तरह से समाप्त होती है और किस नोट पे समाप्त होती है। हमारी नजर पूरी तरह से दिल्ली में बनी हुई है। हमारी रिपोर्टर लगातार नीतीश कुमार की इस यात्रा पर और इस देश में जो हो रहे हैं राजनीतिक जो बदलाव, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात होती है, अखिलेश की बातचीत होती है, उसकी भी हमने आपको सूचना दी। तो वहीं हमने ये भी सूचना दी कि नारा लोकेश जो उनके पुत्र हैं चंद्रबाबू नायडू के, उनकी मुलाकात जब नीतीश कुमार से होती है तब भी हमने आपको बताया था। ये पूरा का पूरा माहौल गैर भाजपाई दलों में एक बार फिर से आ रहा है और इसको राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी यदि लीड करती हैं तो उसके इंपैक्ट निश्चित रूप से अभी से देखने को मिल रहे हैं। उसका एक अलग नजरिया होता है। आप लोग जब गए थे सदाकत आश्रम में, प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने कोई भी मीटिंग, सार्वजनिक मीटिंग अटेंड नहीं किया है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत हुई और कार्यकर्ताओं को बुला करके जिस तरह से उन्होंने बात की, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भरा था, जिसके नतीजे देखने को भी मिले। आगे जो युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, वो कहीं ना कहीं आज भी उनके मन में एक छवि इंदिरा गांधी की जरूर है और जब जब वो देखती हैं प्रियंका गांधी को तो इंदिरा गांधी उनको याद आती है। इंदिरा गांधी महिला थी, देश की प्रधानमंत्री थी, पहली और अंतिम महिला प्रधानमंत्री। अब आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार पर सबकी नजर बनी हुई है। इस पूरे प्रकरण में मोदी बनाम प्रियंका यदि होता है तो इसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी और नीतीश कुमार किस तरह से दिल्ली में अपनी इस यात्रा को समाप्त करते हैं, जो उनकी 2 दिवसीय यात्रा है, इस यात्रा को कैसे समाप्त करते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में कोई खिचड़ी पक रही हो और उस खिचड़ी का स्वाद लेने नीतीश कुमार गए। तो चलिए अब ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश के दिल्ली जाने से क्या कुछ बदलता है और बिहार की राजनीतिक गलियारों में नीतीश की चर्चा या नीतीश की इधर उधर होने की चर्चा कितनी तेज है, ये सब हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव देखते रहें आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।